Very good morning to all of you and welcome back to the online history class. And today again we will continue the French Revolution which we were learning yesterday, the first chapter of history, class 9, the French Revolution. So as per my commitment yesterday I made to you that we will start our today's portion according to the book, NCERT book. So आज हम बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे. उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करा दूँ. मैंने आपको बोला था कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको हम आसान बनाना चाहते हैं. आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, एज ए स्टोरी. जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी, हमें एक सब्जेक्टिव बर्डन नहीं होगा, मैथ्स का बर्डन, साइंस का बर्डन. सो इसको हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं. अब इसको एज ए स्टोरी अगर आप प्रॉपरली वीडियो सुन लो, यूज़ ईयरफोन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपको आपके दिमाग में इतना तो रहेगा कि आप इजीली 80% मार्क्स गेन कर सकते हो. हमें सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं इस साल 9th में. सो इजीली यू कैन गेट गुड मार्क्स. सो यहाँ पर जो बुक मेरे सामने है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पहला पेज है. पेज आपके पास लेटेस्ट बुक भी हो सकती है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट पेज, एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं. देन यहाँ पर एक टॉपिक नंबर 1 दिया हुआ है, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. एक्चुअल में बुक की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन पहले पेज पे क्या है ये मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपने फिल्में बहुत देखी होगी, और फिल्मों में हम अक्सर नोटिस करते हैं कोई ऐसी फिल्म आपने देखी है जिसमें आपने देखा होगा एंड सबसे आखिरी सीन पहले 2 मिनट के लिए दिखा देता, फिर वो ले जाता है आपको 10 साल पहले, और फिर वहाँ से फिल्म स्टार्ट करता है और फिर उसी आखिरी सीन पे आता है और फिल्म वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. ऐसा होता होगा. स्टोरी को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं. एनसीईआरटी ने इस बार ऐसे ही कुछ किया है. और जो हम पुराने सीन होते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लैशबैक. तो हम अपनी स्टोरी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, जैसा एनसीईआरटी समझाने की कोशिश किया है. यहाँ पर हमने आज के लिए भी टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आपके बोर्ड पे अवेलेबल है. लाइक यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक इज द सीन ऑफ 14 जुलाई 1789. ठीक है, 1789 का 14 जुलाई एक डेट है. उस दिन क्या हुआ था, ऐसा क्या था जो हमारे एकदम से पहले पेज पे है. देन फ्लैशबैक, एनसीईआरटी फ्लैशबैक में आपको ले जाएगा. हम साथ साथ चले जाएंगे फ्लैशबैक में, और फिर हम देखेंगे जैसा हमने कल बोला था कि राजा जो किंग था, जो मोनार्की था, उसके क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम. चैलेंजेस ऑफ लुई 16, एम्प्टी ट्रेजरी, वॉर, लग्जरी ऑफ वर्सलीज एंड हेल्प टू अमेरिका. इतने पॉइंट्स में हम समझेंगे. फिर हम टैक्स की बात करेंगे, और सोसाइटी को मैंने पहले ही समझ लिया था. अगर आप में से कोई भी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कर लो, फिर जाकर इस वीडियो को देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हमारा पहला टॉपिक है 14 जुलाई 1789, उस दिन क्या होगा. एक्चुअल में बात करें तो उस दिन एक, जैसे आजकल तो रूमर बहुत आसानी से फैल जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से. उधर व्हाट्सएप तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक लोगों में रूमर फैल गया राजा की एक डिसीजन की वजह से. किंग मेड अ डिसीजन, ही कॉल्ड आर्मी इन द सिटी, और उसने आर्मी को शहर में बुला दिया. डेफिनेटली मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, स्टोरी में किंग का कोई इंटेंशन नहीं था कि आर्मी की मदद से लोगों पे तोप चलवाने का, लोगों को मारने का. राइट, अभी किंग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किंग बहुत महान था, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इस दिन 14 जुलाई के दिन. लेकिन लोगों में एक अफवाह फैल गई. वो अफवाह कंट्री साइड एक एक्स्ट्रा वर्ड तुम्हें हिस्ट्री में सुनाई देगा, शायद आपको नहीं पता. कंट्री साइड का मतलब विलेज होता है, गांव होता है. और भी कोई टफ वर्ड्स हैं तो मैंने आपको बताया था, गूगल ट्रांसलेट की मदद या तमाम डिक्शनरीज के ऐप हैं उसकी मदद लेकर आप जरूर से राइट करेंगे. जैसे आप अगर मेरा बुक देखोगे तो मैं, अभी तो आप मेरे साथ नहीं हो, आप देखो यहाँ पे मैं हर एक वर्ड का हिंदी राइट करता हूँ, ताकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो आपको अंडरलाइन करके और इसकी हिंदी लिखवाते जाता हूँ. तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हर एक टफ वर्ड्स की हिंदी राइट कर लो, सो दैट इन फ्यूचर इफ यू आर गोना रीड योर बुक एंड इजीली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग. ऐसा नहीं होगा सिर्फ रीड करो समझ में नहीं कुछ आ रहा. सो
वापस आते हैं। तो 14 जुलाई के दिन क्या हुआ कि राजा ने आर्मी बुला ली शहर में, पेरिस में, और लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया और लोगों में एक पूरा र्यूमर फैल गया कि ये जो आर्मी है ये हम पे हमला करने आई है, हम पे तोप चलाए जा सकते हैं, हम पे गोलियां चलाई जा सकती हैं। तो लोग सोच रहे थे कि इससे पहले हम पे गोलियां चले और हम मारे जाएं, क्यों ना हम ही इन पे हमला कर दें। तो वो क्या करते हैं कि डेफिनेटली अगर हमला करना है तो उनको क्या चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, आर्म्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, ठीक है, तो हथियार चाहिए ओवरऑल। तो ये हथियार कहाँ से मिलेगा, तो उनको याद आया कि एक फोर्ट है जो अपने आप में एक जेल है और उसका नाम है बेस्टाइल। चलते हैं वहाँ पर हमला करते हैं और वहाँ से हथियारों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर हम सेना पे हमला करते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ और लगभग मैं आपको बताऊं 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने बेस्टाइल जो मैंने बताया एक फोर्ट था उस पर हमला किया, उसके कमांडर को भी मार दिया। वहां पर जो हथियार रखे थे, जितने भी वेपन्स थे, उनको अपने कब्जे में लिया और एक क्या कहते हैं कि उनकी हथियारों की और बारूदों की मदद से पूरी बेस्टाइल जो फोर्ट थी उसको गिरा भी दिया और एक पूरा घमासान जो है जनता और आर्मी के बीच में चालू हो गया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ बिना किसी प्लानिंग के, न राजा के न पब्लिक की, 14 जुलाई 1789 को। 1789 वही साल है जब क्या कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और ये समझ लीजिए कि उसको एक बहुत बड़ा इनिशिएट किया गया लोगों के थ्रू, एक स्टार्टअप मिला, राइट। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों में इतना गुस्सा कैसे आए। जब हम फ्लैशबैक में जाएंगे ना तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि लोग इतना अपने आप को क्यों तैयार रखे थे कि अगर थोड़ा भी पता चला कि हमला हो सकता है तो अटैक कर देंगे। क्यों नहीं राजा के पास गए, बोले ऐसा ऐसा जानकारी मिला है, क्या ये सही है गलत है, क्योंकि लोगों का राजा से भरोसा उठ चुका था। वो फ्लैशबैक में जाने पे पता चलेगा। इसके आगे हम देखते हैं बुक्स में सेकंड जो पैसेज है, फाइनली ए ग्रुप, इसको अब हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है जो फाइनली ग्रुप वाला पैसेज है, जो सेकंड पैसेज है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि लोग बड़ी संख्या में बेस्टाइल की तरफ जाते हैं। बेस्टाइल को लेकर उनमें काफ़ी गुस्सा और आक्रोश था। वो इसलिए था क्योंकि बेस्टाइल कहीं ना कहीं मोनार्की को एक डेस्पोटिक मोनार्क को प्रदर्शित करता था, उसका सिंबल था। तो उन्होंने उस पर हमला किया, उसको अपने कंट्रोल में लिया, उसको गिरा दिया और जो उनके कैदी थे उसको भी रिहा करा दिया। तो अभी सवाल उठ सकता है कि ऐसा तो नहीं कि उनका इंटेंशन सिर्फ कैदियों को रिहा कराना था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस बड़े से फोर्ट में अगर हम कैदियों की संख्या के नंबर में बात करें तो नंबर ऑफ प्रिजनर्स थे 7, राइट, ओनली 7 प्रिजनर्स थे। तो उन 7 प्रिजनर्स को रिहा करा दिया गया लोगों के इस प्रदर्शन और इस आक्रोश से, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है द डे दैट फॉलोस आर more chaotic both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king of France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why this happened. ये वही टाइम था जिस समय लोग जो हैं एक मतलब समझ लीजिए कि महंगाई से भी परेशान थे। लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रेड्स मतलब रोटियां तक के खरीद पाएँ, राइट। तो इन सब चीज़ों का असर था कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। उससे पहले जो हमने सोसाइटी कंडीशंस कल आपको एक्सप्लेन किए थे कि सोसाइटी का कंडीशन क्या था और राजा के प्रति इतना गुस्सा क्यों था, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है फ्लैशबैक। तो हमने पहले देखा एक अचानक से एक दिन 14 जुलाई 1789 का, जब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, लोग जाके बेस्टाइल पे हमला कर दी। हमले का रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने उस बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया। वहाँ पे और भी कई लोगों को मारा गया। 7 कैदी थे, उनको आज़ाद करा दिया गया। जो हथियार थे उसको कब्जे में ले लिया गया और बेस्टाइल किले को ध्वस्त कर दिया गया, राइट। तो ये हुआ था इस दिन। इसका होने का मेन कारण इससे पहले का इतिहास था, एक हिस्ट्री थी 1789 से पहले की, जिसमें से एक पार्ट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, सोशल कंडीशन, जो सोसाइटी को 3 स्टेट में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट में। पर सोसाइटी को समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं,
एक्चुअली रिवॉल्यूशन को समझने के लिए। तो पहला हमने देखा कि सोशल कंडीशन में पार्टीशन ऑफ स्टेट्स, 3 स्टेट में बटे हुए थे। दूसरा हमें अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के पॉलिटिकल राइट्स जो लोगों के थे वो किस तरीके से एबोलिश्ड हो रहे थे। तो पॉलिटिकल व्यूज़ भी हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था या नहीं था तो क्या उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते थे या नहीं थे, इसको भी देखेंगे। फिर हम इकोनॉमिक देखेंगे, इकोनॉमिकली जो है लोग जो है कितनी क्राइसिस में थे। उसी टाइम में हम एक एपिडेमिक के भी बारे में पढ़ेंगे। एपिडेमिक को अगर हम इस बैच को, इससे पहले के बैच को भी पढ़ाएगा, पर तुम्हें पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हम सब इस टाइम खुद ही एक एपिडेमिक से चल रहे हैं और एपिडेमिक का रिजल्ट आप देख रहे हो कि सब कोई कितना परेशान है। बहुत सारे आप में से होंगे जिनके पेरेंट्स बाहर काम कर रहे होंगे और वो रिटर्न टू होम है, उनके जॉबलेस हैं। बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो परेशान हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन। कोई 1-2% छोड़ के बाकी सब इस एपिडेमिक से परेशान है। सो एपिडेमिक्स ऐसा होता ही है जिससे एक बिग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है और उस वजह से महंगाई भी बढ़ जाती है और इवन जो गवर्नमेंट या फिर जो भी हमारे लीडर्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है सिचुएशंस को मैनेज करने में। तो अब ये था पेज 1। पेज 2 पे चलते हैं। यही मेरा फ्लैशबैक है। पेज 2 पे हमने देखा 1774 पे आ गए, यानी 1789 से करीब करीब 5 साल पहले लुईस 16 की कहानी पढ़ रहे हैं। लुईस 16 से 2 पहले लुईस 14 वो किंग था जो वर्सलीज या वर्साइल के पैलेस को बनाया, दुनिया का सबसे लग्जरी पैलेस। और मेरे शायद आप लोगों ने कल यूट्यूब किया होगा तो आपने देखा भी होगा। उस पैलेस को बनाने के बाद बर्बन डायनेस्टी के किंग वहीं सेटअप हो गए, वहीं रहने लगे, राइट। लुईस 15, लुईस 16 सिर्फ 20 इयर्स की एज में किंग अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। तो जब ये किंग बना, राइट, और उसकी एज से 20 साल थी और इनकी शादी, इनकी मैरिज हुई थी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट नाम है इनका, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि बहुत अर्ली एज में ये किंग बने हैं, तो ही हैड नॉट दैट मच मैच्योरिटी। और क्या सिर्फ इनका कम उम्र होना ही फ्रांस या फ्रांस की क्रांति या फ्रांस की बर्बादी के रीजन से तो नहीं। एक्चुअल में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ये किंग बनते हैं तो जो चैलेंजेस इनके सामने आते हैं, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक भी है, वो है चैलेंजेस ऑफ लुईस 16। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि एम्प्टी ट्रेजरी पहला। तो जब ये किंग बनते हैं तो इनको एक बहुत ही खाली खजाना मिलता है, राइट। एकदम से जो होता है ना राजकोष खजाना, राइट, जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं डेमोक्रेसी में जीडीपी। जैसे अभी एपिडेमिक चल रहा है तो तुमने देखा होगा रिसेंटली जीडीपी हमारा इंडिया का 23% माइनस में, जो कि प्लस में 2-3% रहना चाहिए नॉर्मल दिनों में, लेकिन माइनस में। इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है एपिडेमिक, क्योंकि सब जो हमारे डायरेक्ट सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के या देश के या आम लोगों के कमाई के, वो सब ठप है। तो सेम जब ये आए तो इनके पहले बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे, जिसकी वजह से इनको जो ट्रेजरी थी इनकी वो पूरी तरीके से खाली थी। तो राजा के पास जब पैसा ही नहीं तो फिर वो ताज किस बात का, जब उसके पास ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है, वो डिसीजन चाहे कुछ नए काम या निर्माण काम कैसे करेगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये। अच्छा, इससे टाइम में या इससे पहले फ्रांस बहुत सारे वॉर्स के साथ गुजर चुका, बहुत सारे वॉर, और वॉर का एक जो सबसे नेगेटिव और सबसे बुरा इफेक्ट होता है उस देश के साथ भी जो जीत रहा है, वो ये होता है कि उनको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस चाहे वो जितने वाले को भी, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो मेन खर्च होती है आर्मी की, उससे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। आर्मी, हमारे वीपन्स जो हैं, हमारे गोला बारूद जो है, उनके खर्च बढ़ जाते हैं। प्लस आम आदमी को अपॉइंट करके हम लोग
टेंट बनाने में, उनके लिए मेडिकल सप्लाई करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ कराते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मल डेज में नहीं खर्च करते, वो बढ़ जाता है और वो थोड़ा नहीं बल्कि एक ह्यूज अमाउंट होता है, राइट। वर्ल्ड वॉर में हमने कितने देशों को बर्बाद होते हुए पढ़ा है, राइट, और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। सो वॉर एक बहुत बड़ा रीजन था। इवन लुइस 16 के भी टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वॉर से रिलेटेड। मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा 4th टॉपिक है, हेल्प टू अमेरिका। अमेरिका कॉलोनी आप जानते हैं, जब एक देश अपने बगल के राज्य नहीं, कहीं दूर जाकर जो नेबर कंट्री नहीं है, मतलब उससे उसकी बाउंड्री अटैच नहीं है, कहीं दूर जाकर किसी और देश पे कब्जा कर लेता है और उसकी रेवेन्यू अपने देश में लाता है, तो उस देश की वो कॉलोनी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया को रूल किया जाता था लंदन से, यानी ब्रिटिश जो है इंडिया पे रूल करते थे, तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया। इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की। इसी तरीके से अमेरिका ने भी बहुत सारी कॉलोनी यूरोप में बना रखी थी जो फ्रांस के आसपास थी। और पेरिस जो कि फ्रांस है, फ्रांस का जो नेबर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम यूके, राइट, जो ब्रिटिश है सिंपली, वो उनका दुश्मन था। ब्रिटिश और फ्रांस का बिल्कुल नहीं बनता था, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो ब्रिटिश का एक और दुश्मन था, वो था अमेरिका। तो अमेरिका और फ्रांस एक दूसरे के दोस्त बन गए, क्योंकि दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, एनिमी है, जो कि है ब्रिटिश। तो सिर्फ दुश्मन की मदद करने के लिए, मतलब एक नया दोस्त बनाने के लिए, जो लुइस 16 है, उन्होंने 13 कॉलोनीज 13 कॉलोनीज अमेरिका की साथ लड़ाया, उनकी आर्मी के साथ लड़ाई लड़के ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट कराया, अमेरिका के कंट्रोल में दिलाया, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, एक तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि हम ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमारा जो हमारा ट्रेजरी है वो पूरी तरीके से खाली है, और उसके बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई में हमने अभी आपको बताया कि एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि हम जो फ्रांस है, हम मतलब फ्रांस जो है और ज़्यादा डेप्थ में आ गया, और टोटल डेप्थ जो है 2 बिलियन लीवर्स का हो गया, मतलब 2 बिलियन लीवर अप्रॉक्सीमेटली डेप्थ में आ गया, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और जो इनके डेप्थ, जो इनको लोन देने वाले लोग थे, जिनको हम लेंडर्स बोलते हैं, वो 10% पर ईयर का इंटरेस्ट लगा रहे थे फ्रांस पे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट पे, फ्रांस की गवर्नमेंट पे 10% का ब्याज से वो लोन मिला था। तो 10% एक बहुत बड़ा ब्याज था, वो भी इतने ह्यूज अमाउंट के लिए। आज की डेट में जो देश को लोन मिलता है, आम आदमी को नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से इंडिया या तमाम देश लोन लेते हैं, वो 0.1%, 0.5% या 1% मैक्सिमम होता है जिस पर कोई भी देश लोन लेता है। क्योंकि हम लोग देश जब लोन लेता है तो बहुत बड़े अमाउंट में लेता है, हम लोग की तरह कार और घर बनाने के लिए तो लेता नहीं है, तो वो बहुत बड़े अमाउंट में लेता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10% था। तो फ्रांस की समझ लीजिए एक तरीके से बोला जीडीपी होती है ना, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, जो फ्रांस की पूरी ट्रेजरी का एक बड़ा हिस्सा, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, वो चला जाता था इस इंटरेस्ट को ही चुकाने में। अकेले इस इंटरेस्ट को चुकाने में एक अच्छा खासा हिस्सा चला जाता था। तो हेल्प ऑफ अमेरिका जो है, हेल्प टू अमेरिका, ये फ्रांस को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल दिया, ट्रेजरी को, खाली ट्रेजरी को, और बर्बाद नहीं किया बल्कि कर्जे में डाल दिया। जो देश आज हमारे पास जेब में 1 रुपए नहीं है, ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, और हमने क्या किया, अपने दोस्त के लिए 2 लाख रुपए अपने किसी और दोस्त से उधार लेके अपने दोस्त की मदद कर दी। तो क्या हुआ, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं था और अब हम 2 लाख के कर्जे में चल रहे, तो ये हम और बुरे पोजीशन में आ गए, ठीक। और एक और टॉपिक है जो लग्जरी और वर्सटाइल है, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि जो लग्जरी और वर्सटाइल का मतलब क्या हुआ कि पैलेस की लग्जरी नहीं, जो फ्रांस का जो किंग है लुइस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनेट, ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते थे, क्योंकि लुइस 14 के ही टाइम से ही ये लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और इनकी एज ए किंग इनकी लाइफ जो है, किंग तो बहुत रहे होंगे, लेकिन इन
पर्टिकुलर बार्बन डायनेस्टी में जो है लुइस 16 और इनकी फैमिली के जो लग्जरी थे वो बहुत ज़्यादा थे, ह्यूज एक्सपेंसेस थे। क्या कहते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा लुइस 14 का, ये आपकी हिस्ट्री से थोड़ा अलग है। उस टाइम में लुइस 14 ने अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज से 2 लाख रुपए के जूते खरीदे थे। सोचो आज के करीब 300 साल 400 साल पहले उनके टाइम में। तो ये इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। इनके मोटर्स, इनके जो व्हीकल्स होते थे, इनके जो बेडरूम्स होते थे, इनका आप कभी वीडियो करो हॉल और मिरर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के और जेन्युइन खर्चे जो आपने स्टाफ रखे गवर्नमेंट चलाने के लिए, मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी है, जो आपका कोर्ट है उसमें काम करने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं वो आपको मैनेज करना है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को मैनेज करना होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जो ट्रेजरी होती है उस फंड से पैसे जाते हैं। सो दिस वाज द पार्ट जो हमने खर्चे देखे, जिसकी वजह से फ्रांस काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गया। अभी हम एक और चीज़ देखना चाहेंगे पीजेंट्स के बारे में। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि जो रेशियो था पॉपुलेशन का वो ये था कि 90% सिर्फ पीजेंट्स के फ्रांस में, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग हैं और जो थर्ड स्टेट के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उसको भी अगर जोड़ दें तो करीब 10% लोग हो रहे हैं। तो 90% जो है वो किसान है और 10% जो है वो अमीर और क्या कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के लोग हैं, नॉबल्स एंड क्लर्जीज हैं। अभी जो थर्ड स्टेट के अमीर हैं चलो वो तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था, और जो क्लर्जी और नॉबल्स है वो तो टैक्स फ्री जोन में, वो तो बचपन से ही बाई बर्थ उनको राइट मिला हुआ है कि उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति एसेट्स हो जाए लेकिन उनको टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर हमने देखा है और हमें समझना पड़ेगा जो पीजेंट्स हैं उनके पास उसमें से जो 60% सॉरी लेट मी रिपीट, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा जो फ्रांस का पूरा लैंड है उसका 60% सिर्फ नॉबल्स के पास है, क्लर्जीज के पास है, रिच पीपल के पास है। 40% लैंड जो है वो पीजेंट्स के पास है। तो कुछ ऐसे भी किसान, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान थे जो क्या कहते हैं कि उनकी अपनी जमीन भी नहीं थी, वो दूसरों की जमीन पे खेती करते थे, राइट। और दूसरों की जमीन पे खेती करके उनको कुछ मिल जाता था जिससे वो अपनी जीविका, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिंदा हैं और लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो उन अमीरों पे नहीं है, उन नॉबल्स पे नहीं है, क्लर्जीज पे नहीं है, बल्कि इन पे है जो ये गरीब किसान हैं। इनकी कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। डेफिनेटली अगर हम देख रहे हैं कि 60% लैंड हटा दो तो 40% लैंड बचा, उस पर 90% की आबादी है। अब उसमें तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास अपना लैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी जिसको हमें बहुत समझदारी से समझना होगा, डैट इज कि जब हम परेशानियों को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी परेशानी बन के पहले आती थी वो है टैक्स। और टैक्स सिस्टम फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा खराब था, बहुत खराब था। इसको कैसे समझेंगे? पहले तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स देना ही नहीं है, तो जिनके पास टैक्स, अगर उन पर कम टैक्स भी लगेगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगी। जिनके पास भी पैसा है, अगर 1 करोड़ से 2 लाख रुपए पे टैक्स लोगे तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगी। पर जिनके पास 500 रुपये, उनसे अगर तुम 20 रुपये भी मांगोगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइवल टफ हो जाएगा। खैर, तो ये टैक्स सिस्टम बहुत ख़राब था। टैक्स जो है, जैसे आज के ज़माने में हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स अपने इनकम पे, फिर हम जीएसटी भी देते हैं। जब हमने इनकम टैक्स दिया तो ऐसा नहीं हम जीएसटी नहीं देंगे, हम जीएसटी भी देंगे। हम जब साबुन खरीदेंगे, जब हम बिस्किट खरीदेंगे, जब हम नमकीन खरीदेंगे, जब हम कार खरीदेंगे, जब हम मोबाइल खरीदेंगे, तो हर एक चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से उस जमाने में भी एक टैक्स था जिसका नाम था टेल, जो डायरेक्ट टैक्स जो सबको देना है गवर्नमेंट को। और इसके अलावा इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्स थे ये गवर्नमेंट लेती थी। इसके अलावा भी आपको सुन के बहुत गुस्सा आएगा, एक और टैक्स था जिसका नाम था टिप्स। ये टैक्स चर्च लेती थी। जो चर्च आपसे आपकी खेती अगर हो रही है तो उस खेती का 10% हिस्सा प्रोडक्शन का, जितना भी आपने, सपोज आपने 100 कुंटल का खेती किया तो 100 कुंटल का 1/10 यानी 10 कुंटल आपसे चर्च ले लेती थी। तो ये मल्टीपल टैक्स लेने वाले
इस वजह से जो पीजेंट्स थी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। तो ये हमने देखा टैक्स सिस्टम के बारे में जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स आज की क्लास में सुनने को मिले थे जो हमें याद रख लेना है। पहला, लीवर्स। अभी हमने बोला ना कि फ्रांस का जो कर्ज था वो 2 बिलियन लीवर्स से भी ज़्यादा हो गया था। तो लीवर्स वहाँ की करेंसी थी उस ज़माने में। हमने देखा एक टैक्स तिथ जो है क्या कहते हैं कि चर्च आम आदमियों से लेती थी, जो प्रोडक्शन का 1/10 होता था, जो आपके बुक पे दिया भी हुआ है न्यू वर्ड्स को लेकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लर्जीज कौन है ये आपको अब तो एकदम से क्लियर पता होना चाहिए। नॉबल्स कौन है और थर्ड स्टेट के आम लोगों के बारे में। तो आज की क्लास में हमने समझा है सीन ऑफ 14 जुलाई। फिर हम उस सीन के पीछे की कहानी को, एस्पेक्ट्स को जानने के लिए फ्लैशबैक में पुराने दिनों में चले गए। 5 साल पहले गए तो हमें राजा का एक 1774 के टाइम में जब जो है लुईस 16 को राजा बनाया गया है, उस समय को हमने देखा। बहुत ही ग्रैंड क्या कहते हैं कि सेलिब्रेशन था जब लुईस 16 को राजा बनाया गया था। बहुत से लोग आना चाहते थे। पता है तुम्हें इंसिडेंट बताते हैं बुक से बाहर का। जिस दिन राजा का राजपोष होना था उस दिन बहुत सारे लोग सोचे हम लोग चलते हैं, और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि लोग जो उनकी आर्मी थी उसको भगाने में लग गई, और उसको भगाने में 20,000 लोग दब के मर गए। वर्साइल पहुंचने की लालच में जो लोग पहुंचे थे उसमें से 20,000 पीपल वर डाइड। 20,000 लोग दब के मर गए। इस वजह से ही पहले ही दिन से ही इस राजा को लेकर गुस्सा आ गया। दूसरा, इनकी रानी को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी थी, राइट। और उनकी एक्स्ट्रा जो खर्चे थे उस वजह से उनकी लग्जरी बनती, प्लस उनका जो बिहेवियर था, इवन उनके मंत्रिमंडल के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट जो था हर जगह, तो इन सारी चीज़ों से लोगों में नाराज़गी थी। और यही नाराज़गी आगे धीरे 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 करके एक क्रांति में, एक रिवॉल्यूशन में बदल गई। तो कल हमने सोशल स्टेटस देखा था, आज हमने फिर से सोशल स्टेटस देखा। साथ ही में राजा के भी चैलेंजेस को देखा। जो किंग है उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी। वो बेचारे के पास अगर शायद बहुत ज़्यादा ट्रेजरी में, खजाने में पैसा होता तो शायद वो टैक्स को बढ़ाने के, टैक्स बढ़ाने की, वो टैक्स जब ये लुईस 16 बना है तो इन्होंने टैक्स बढ़ाने का भी काम किया है। ये भी एक एहसान लोगों पे इन्होंने और लगा है कि चलो हम आए हैं तो तोहफे में तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं उनको और बढ़ा दिया जाए। तो लोग नाराज, वॉर किया, जबरदस्ती किसानों की भर्ती हो जाती थी। नहीं, लड़ाई लड़ना है फ्रांस को, किसके लिए? फ्रांस के लिए नहीं, अमेरिका के लिए। लड़ेगा कौन? फ्रांस का। तुम कौन हो? किसान हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, चलो सेना में, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तो लोग नाराज होंगे, फिर लोग नाराज हो गए। लग्जरी ऑफ वर्साइल, राजा रानी के अपने तमाम खर्चों की वजह से, लग्जरीज की वजह से लोग नाराज थे। ठीक है, अमेरिका की तरफ में हमने देखा ही लोग नाराज थे। चर्च टैक्स ले रहा है, लोग नाराज हो गए। डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, लोग नाराज हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स, टोबैको जो शराब है या टोबैको गुटके वगैरह होते हैं, या नमक जो हमारे डेली के काम की चीज़ है, उन पे इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो लोग नाराज हैं। तो लोगों की नाराजगी बहुत ज़्यादा है और तमाम उसके कारण है नाराजगी की। तो उन सबको हमने आज की क्लास में समझ लिया। अब हम और भी नाराजगी के रीजन देखेंगे, और फिर हम मिलेंगे इंटेलेक्चुअल से भी आने वाली क्लास में। इंटेलेक्चुअल क्या किए? आपको आईना मिरर दिखा दिए, तुम्हारी नाराजगी को तुम्हें दिखा दिया, और अच्छे दिन वाली बात बता दी कि अगर डेमोक्रेसी आ जाए या राजा को हटा दिया जाए, हम लोग मिलके अगर हम गवर्नमेंट चलाएं तो एक ऐसे दिन आएंगे जो बहुत सुनहरे दिन होंगे। तो लोग अच्छे दिन पे तो वोट देते ही हैं, अच्छे दिन के लिए तो बहुत लग जाते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। तो अभी ये नाराजगी है, आगे हम पढ़ेंगे और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, और फिर हम रिवॉल्यूशन के दिन तक पहुंचेंगे। हम फ्रांस का रिवॉल्यूशन मिलकर कराएंगे, और जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, राजा को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा, तो फिर हम देखेंगे रॉबिस्पियर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे क्लब्स बनाएंगे। फिर हम एक ऐसा समय भी देखेंगे कि हमने उम्मीद किया था राजा के हटने के बाद बहुत सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन वो सुनहरे दिन नहीं आए, बल्कि डेमोक्रेसी में हमारे लिए और बुरे दिन आ गए। फिर उस दिन को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दौर आएगा जो पूरी दुनिया में जिसका नाम फेमस हुआ,
हम उसको भी अपने पास पाएंगे, वो था नेपोलियन। नेपोलियन के साथ हम नए नियम कानून, नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानेंगे और नेपोलियन किस तरीके से हमारे फ्रांस को कहाँ तक बढ़ा देता है वो भी जानेंगे। फिर हम नेपोलियन जैसे महान को भी एंड होते हुए देखेंगे, क्योंकि नेपोलियन की महानता भी सिर्फ फ्रांस के कुछ चीज़ों के लिए ही थी, बाकी चीज़ों में वो भी अंदर से एक विलन ही निकला और उसके विलन होने की वजह से उसका भी एंड हुआ। साथ में जो ये हमारे पुराने लोग हैं, ये लोग जाग गए, राइट। और ये जो पुराने लोग हैं इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। तो नेपोलियन का एंड भी देखेंगे। फिर हम फ्रांस पे इसी बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से, जो 16 है ना, ये बर्बन डायनेस्टी है। जैसे अकबर बिरबल होते थे मुगल के, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया था गुलाम वंश का, अलग अलग डायनेस्टी होती है। तो इसी तरीके से ये बर्बन डायनेस्टी है, तो इसकी किसी वंशज को दोबारा से गद्दी पे बैठते हुए देखेंगे और एक लंबे टाइम के बाद हम फ्रांस में डेमोक्रेसी को महसूस करेंगे। तब जाकर हम आईफिल टावर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में थी। कल की बुक रीड आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।